हेलो एवरीवन, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और आज के एपिसोड का, आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट। हम लोग पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजंस पे डिस्कस करेंगे इस सीरीज में और मैं आपको हर एक रिलेवेंट पॉइंट बताऊंगा, तो आप लेक्चर को पूरा अंत तक देखिए। हम लोग समझेंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, हम लोग लोकसभा के बारे में समझेंगे इस सीरीज में, हम लोग राज्यसभा को देखेंगे, हम लोग प्रेसिडेंट के प्रोविजंस को भी देखेंगे। तो हम लोग को इस सीरीज में आपको इंडियन पार्लियामेंट से जो जुड़ा हुआ जितना भी आर्टिकल है और उससे जुड़ा हुआ जितना भी केस लॉज है जो काफी महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम का, अगर हम लोग बात कर लें तो मैं आपको इस सीरीज में सब कुछ बताने वाला हूं। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहना और आज के सीरीज को शुरू करें, आज के लेक्चर को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जाइए, नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप उसको क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट पे। तो पार्लियामेंट पे डिस्कस करें उसके पहले आप कुछ बेसिक समझो। हमारे भारत में जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर हम दोनों देशों के संविधान को तुलना करें तो भारत में हमारा जो संविधान है वो सुप्रीम है, वही दूसरी ओर ब्रिटेन में ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है और ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो रिटन है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं हो सकता है जो संविधान के प्रावधान को हनन करे या संविधान के विपरीत हो। लेकिन इंग्लैंड में क्या होता है कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को शक्ति दिया गया है कि वो ऐसा कोई भी कानून बना सकता है जो ब्रिटेन के संविधान के कॉन्ट्ररी हो। तो ये मूल बात है आपको समझना। तो हम लोग बात कर रहे हैं पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट मूलतः तीन चीजों से बना होता है। पहला होता है प्रेसिडेंट, हम लोग इसको भी एक सेपरेट लेक्चर के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ जो भी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस सीरीज के साथ बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य का जुडिशियल एग्जाम का अगर हम लोग बात करें और आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि अपने पास बेयर एक्ट अगर है कॉन्स्टिट्यूशन का तो रखिए और अगर टेक्स्ट बुक है तो वो भी रख लीजिए, कुछ भी है तो रखिए। क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, दैट मींस पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ जो भी आर्टिकल है वो कैसे याद होगा, वो भी आपको इस सीरीज में याद हो जाएगा। बस सीरीज के साथ बने रहिएगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ जो प्रावधान आर्टिकल है वो है, आपको पढ़ना है, आपको 52 से 73 है ना। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आज थोड़ा ब्रीफ समझाएंगे प्रेसिडेंट के बारे में, उसके राज्यसभा को देखेंगे और साथ ही साथ लोकसभा को देखेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए आपको 79 से 122 आर्टिकल देखना है। तो आइए बात करते हैं शुरू से प्रेसिडेंट को लेके। हम लोग थोड़ा सा आज झलक लेते हैं प्रेसिडेंट का। तो पहले बात करेंगे कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ये कहता है आर्टिकल 52। बस बात को सुनिए, आपको जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का वो क्लियर हो जाएगा। फिर 53 बताता है हमको कि जो केंद्र का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका शक्ति है केंद्र का, वो किसमें निहित होता है? वो होता है प्रेसिडेंट में। तो केंद्र का, यूनियन का जो कार्यपालिका शक्ति होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, वो उसका क्या एक्सटेंशन है, क्या एक्सटेंट है, इसके लिए आपको देखना होगा आर्टिकल 73। अगर मूलतः बात करें आर्टिकल 73 का, तो आर्टिकल 73 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन का उस मैटर पे होगा जिस मैटर को लेके पार्लियामेंट को अधिकार है होगा या पावर होगा कानून बनाने का।
तो हर उस मैटर पे एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन का एक्सटेंड करेगा। और एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन का किस में निहित होता है? वो प्रेसिडेंट में निहित होता है। ये कह रहा है आर्टिकल 53। फिर आर्टिकल 54 और 55 का बात करें तो दोनों का संबंध, दोनों आर्टिकल का संबंध है प्रेसिडेंट के चुनाव से, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन को समझना है, सरल भाषा में समझना है, तो ऑलरेडी इस टॉपिक पे लेक्चर अवेलेबल है। मैं आपको 54 और 55 का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करो और समझो सरलता से कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, इलेक्शन है, भारत में कैसे होता है। तो 54 क्या बताता है कि कौन कौन होंगे जो प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट देंगे। तो वो होंगे जो इलेक्टेड मेंबर होंगे। क्या शब्द यूज हुआ 54 में? जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो सदस्य होंगे। तो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य कौन होते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, और जो इलेक्टेड मेंबर होंगे राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो वही वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और मैनर क्या है प्रेसिडेंट के चुनाव का, वो आपको मिल जाएगा 55 में बताया गया है। तो आपको लिंक दोनों आर्टिकल का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जरूर देखिए और समझिए, सरल भाषा में है। फिर जब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 56 का, तो आर्टिकल 56 हमें बताता है टर्म के बारे में कि प्रेसिडेंट का क्या टर्म होगा, टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में आपको आर्टिकल 56 बताएगा। फिर बात करेंगे अगर आर्टिकल 57 का, तो आर्टिकल 57 कहता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। भारत में अगर बात करें तो एक व्यक्ति 1, 2, 3, 4 वो जितना चाहे उतना बार प्रेसिडेंट के तौर पे निर्वाचित हो सकता है, इलेक्ट हो सकता है। तो एक व्यक्ति 2 से अधिक बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है भारत में। लेकिन वहीं अगर उसको कंपेयर कर ले अमेरिका से, तो अमेरिका में एक व्यक्ति राष्ट्रपति 2 ही बार 2 ही टर्म के लिए बन सकता है। तो एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। फिर आता है 58 आर्टिकल। आर्टिकल 58 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट होने के लिए किन किन क्वालिफिकेशंस का होना, योग्यता का होना आवश्यक है। तो मूलतः 35 वर्ष के होने चाहिए व्यक्ति, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, वो एलिजिबल होने चाहिए, योग्य होने चाहिए कि उनको मेंबर के तौर पे लोकसभा के सदस्य के तौर पे उनको नियुक्त किया जा सकता है। इस बात का योग्यता व्यक्ति में होना चाहिए अगर उनको प्रेसिडेंट के तौर पे निर्वाचित इलेक्ट होना है तो। और जो चौथा है कि वो कोई भी ऑफिस प्रॉफिट वाला होल्ड नहीं करेंगे। तो 58 आर्टिकल हमें ये बताता है। बस ध्यान से आप सुनो और टेक्स्ट बुक और नोटबुक जरूर रखो पास में और लिख लो। फिर आता है 59 आर्टिकल। हम लोग ब्रीफ में समझ रहे हैं, हम लोग डिटेल में भी हर एक आर्टिकल को देखेंगे, है ना। तो 59 में बताया गया प्रेसिडेंट के ऑफिस के कंडीशन के बारे में कि व्यक्ति प्रेसिडेंट होगा तो किन किन शर्तों को पूरा करना है। और 56 बताया गया टर्म कि कितने अवधि के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन या इलेक्ट किया जाता है। तो 5 वर्ष के लिए मूलतः। और कंडीशन क्या है कि जो भी प्रेसिडेंट होगा वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, है ना। तो ये सब कंडीशंस जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस को लेके वो आर्टिकल 59 में बताए गए हैं। फिर आर्टिकल 60 में आते हैं। देखिए अगर आप इस तरीके से भी सुन लेते हैं तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 60 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट अपने पद को प्राप्त करेंगे, पद को ग्रहण करेंगे, उसके पहले प्रेसिडेंट को ओथ लेना होगा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। और वो किसके समक्ष ओथ लेते हैं? अपने पद को ग्रहण करने से पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष, या फिर अगर वो अनुपस्थित है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जो जज होगा उनके समक्ष। उसके बाद आर्टिकल 61 में बताया गया है इम्पीचमेंट प्रोसीजर कि अगर प्रेसिडेंट संविधान के प्रावधान को हनन करता है तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। और प्रक्रिया आर्टिकल 61 में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 62 का। तो आर्टिकल 62 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। अगर मान लीजिए
प्रेसिडेंट के मरने के कारण या प्रेसिडेंट के बीमार होने के कारण या किसी भी अन्य कारण से अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हुआ तो टर्म पूरा होने से पहले तो किसी व्यक्ति को अगर इलेक्ट किया गया उसके बाद प्रेसिडेंट के तौर पे तो उसके कार्यकाल का क्या अवधि होगा, वही है आपको आर्टिकल 62। तो जो व्यक्ति जिस डेट से पद ग्रहण करेगा प्रेसिडेंट का, उस डेट से उसको 5 साल तक उसका जो अवकाल, उसका जो टर्म है, टर्म ऑफिस है, वो होता है। तो ये है आर्टिकल 62। फिर आर्टिकल 63 से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आ जाता है कॉन्सेप्ट। 63 में बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा का, मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का पदे सभापति होगा। फिर आर्टिकल 65 का हम लोग बात करें तो आर्टिकल 65 कहता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट को पावर है कि वो प्रेसिडेंट के पावर को डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब जो भी प्रेसिडेंट को शक्ति है वो ऐसे कुछ परिस्थिति है जब वो शक्ति निहित हो जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। तो ये है आर्टिकल 65। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आर्टिकल 66 का। तो आर्टिकल 66 में बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के संबंध में। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जो पार्लियामेंट के सदस्य होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं। और टर्म के बारे में बताया गया, टर्म ऑफिस के बारे में वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 66 में। उसका 67 में कंडीशन के बारे में बताया गया वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का क्या कंडीशन है, मतलब जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का पद ग्रहण करेगा उनको किन शर्तों को पूरा करना है वो आपको बताएगा आर्टिकल 67। फिर आर्टिकल 68 में आएंगे तो आर्टिकल 68 हमें बताता है कि अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का पद अगर खाली हुआ तो जो भी व्यक्ति उस पद को ग्रहण करेगा, यहां वाइस प्रेसिडेंट का जो पद खाली हो रहा है, रिक्त हो रहा है, वो टर्म पूरने से पहले हो रहा है, तो जो भी व्यक्ति जिस भी डेट को एंटर करेगा एज ए वाइस प्रेसिडेंट उस डेट से 5 वर्ष तक ही वो वाइस प्रेसिडेंट के पद को होल्ड कर सकता है, जैसा कि 68 में बताया गया। वही बात प्रेसिडेंट को लेकर आर्टिकल 62 में बताया गया है। फिर 69 में है ओथ और अफर्मेशन बाय वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपने पद को ग्रहण करेंगे उसके पहले उनको प्रेसिडेंट के समक्ष ओथ लेना है, और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 में जैसा बताया गया ओथ को लेके। तो ये है आर्टिकल 69। फिर आते हैं 70। तो यहां आर्टिकल 70 में कहता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन सर्टेन अदर कॉन्टिजेंसीज, मतलब कि किसी अन्य विपरीत परिस्थितियों में जब वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है और प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो फिर राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का जो फंक्शन है वो कौन उसको एक्सरसाइज करेगा और कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर जो भी चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो पावर उनके पास हो जाएगा, माफ कीजिए, वो पावर चला जाएगा प्रेसिडेंट का चीफ जस्टिस के पास, सुप्रीम कोर्ट का। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट अपने पद में है तो प्रेसिडेंट ही पावर को एक्सरसाइज करेंगे, जो भी पावर उनको मिला है एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर पावर एक्सरसाइज होगा वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उस परिस्थिति का जिक्र आपको किया गया है आर्टिकल 70 में कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तब कौन प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज करेगा, तो वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो डिस्चार्ज करेंगे प्रेसिडेंट के फंक्शन को। यही आर्टिकल 70 का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आर्टिकल 71 पे आते हैं। आर्टिकल 71 बताता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से जुड़े हुए प्रावधानों के बारे में कि जो भी चुनाव से संबंधित जो डिस्प्यूट अराइज होगा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, उसको डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फाइनल होगा। तो चुनाव को लेके बात आर्टिकल 71। फिर आइए आर्टिकल 72 पे।
आर्टिकल 72 में बताया गया है प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में, क्षमा दान का जो शक्ति है प्रेसिडेंट का, अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको आर्टिकल 72 को देखना होगा। ये तो मूल बात हो गया, इसको हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इस सीरीज के साथ बने रहिए, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो इतना सरलता से आसान तरीके से समझ में आएगा कि आप उसको कभी भूलिएगा ही नहीं। तो ये तो मूलतः बात हो गई प्रेसिडेंट को लेके। अब कुछ बात हम लोग जान लेते हैं इस लेक्चर में राज्यसभा को लेके, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट इन तीनों से बना है। अच्छा, एक और बात आप नोट कीजिए कि जब भी आप देखते होंगे कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है? इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि पार्लियामेंट जो बना है उसमें एक अंग प्रेसिडेंट भी है, प्रेसिडेंट को मिलके पार्लियामेंट बनता है, पार्लियामेंट के सदस्य नहीं है प्रेसिडेंट। यही इसका अर्थ होता है इंटीग्रल पार्ट का। अब आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी देते हैं राज्यसभा को लेके। तो राज्यसभा को लेके अगर बस कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें, कॉम्पोजिशन का बात करें राज्यसभा का, तो आपको इसके लिए देखना होगा आर्टिकल 80। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं, हो सकते हैं, वो होते हैं 250 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80, जिसमें से 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। 238 जो इलेक्टेड होते हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होते हैं। तो जो भी लोग स्टेट से राज्यसभा में जाएंगे उनको इलेक्ट कौन करता है? तो उनको इलेक्ट करते हैं राज्य के विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वही इलेक्ट करते हैं जो लोग स्टेट से राज्यसभा में जाएंगे। और जो 12 है वो नॉमिनेट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसमें से 238 में जो यूनियन टेरिटरी से जो जाएंगे राज्यसभा में, उनको किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है? तो वो तरीका होता है जो भी प्रिस्क्राइब होगा पार्लियामेंट के द्वारा, लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब आपको यहां थोड़ा सा समझना है बात कि टोटल नंबर ऑफ सदस्य राज्यसभा में 250, 38 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। स्टेट से जो भी सदस्य निर्वाचित होंगे वो निर्वाचित होंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, और कुछ सदस्य यूनियन टेरिटरी से भी होते हैं। तो जो सदस्य यूनियन टेरिटरी से जो होते हैं उनको निर्वाचित कैसे किया जाता है? तो उनको उस मैनर में, उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग निर्वाचित किया जाता है। जो यूनियन टेरिटरी से होते हैं, जो राज्यसभा में जाएंगे, उसको निर्वाचित किया जाता है उस तरीके से जो तरीका बताया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, लॉ बना के, कानून बना के। और वहीं जो 12 होंगे वो नॉमिनेट होंगे। तो नॉमिनेट होंगे तो वो किन क्षेत्रों से होंगे नॉमिनेट? प्रेसिडेंट के द्वारा। वो होंगे लिटरेचर, आर्ट, साइंस, इन सभी क्षेत्रों से 12 को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए। और जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होता है वो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान देना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानो कि अभी के समय में राज्यसभा में टोटल सदस्य का संख्या है 233। तो किन किन राज्यों से, किन किन यूनियन टेरिटरी से कितना सीट अलॉट हुआ है राज्यों को राज्यसभा में, वो आपको पता चलेगा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 4 में बताया गया एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में। और अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा बात करते हैं तो यहां पे चार्ट हमने बनाया है। आप देखो कि किन राज्य से कितने सदस्य गए हैं, कितने लोग गए हैं राज्यसभा में। तो अगर हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, आप इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लो आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश से 18 सदस्य हैं राज्यसभा में, असम से 7, उड़ीसा से 16, झारखंड से 6, गोवा से 1, गुजरात से 11, हरियाणा से 5, केरल से 9, मध्य प्रदेश से 11, छत्तीसगढ़ से 5, त्रिपुरा से 1, मेघालय से 1, सिक्किम से 1, मिजोरम से 1, अरुणाचल प्रदेश से 1, दिल्ली से 3 सदस्य है राज्यसभा में, पौंडीचेरी से 1 सदस्य गए हैं राज्यसभा में, तमिलनाडु से 18,
महाराष्ट्र से 19, कर्नाटका से 12, उड़ीसा से 10, पंजाब से 7 सदस्य हैं राज्यसभा में, राजस्थान से 10, उत्तर प्रदेश से 31। सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य से है राज्यसभा में? तो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तराखंड से 3, वेस्ट बंगाल से 16, जम्मू एंड कश्मीर से 4, नागालैंड से 1, हिमाचल प्रदेश से 3, मणिपुर से 1। अब आपको यहां पे एक चीज और क्या ध्यान देना है कि अगर आपसे सवाल पूछा गया ऐसे कितने स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी हैं जहां से राज्यसभा में एक सदस्य हैं, तो ऐसे 9 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के ऐसे 9 जगह हैं, ये आपको ध्यान देना। और सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से है? तो वो है उत्तर प्रदेश से 31, बिहार से 16 है और वेस्ट बंगाल से भी 16 है। ठीक है, तो ये जो सीट का जो बंटवारा हुआ है, जो सीट का एलोकेशन हुआ है राज्यसभा के लिए, वो हुआ है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 4। ये आपको नोट कर लेना है ये भी। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में इतना ही रहने देते हैं, और जो भी प्रावधान बच रहा है पार्लियामेंट को लेकर, जो भी रिलेवेंट केस लॉज हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज में। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।